नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए जो मेंस स्पेशल क्लास थी, जिसकी आपने बहुत डिमांड करी है, आपके मुझे लगता है कि सैकड़ों मैसेज, हजारों मैसेज मेरे पास आए हैं, जिसमें आपने लगातार हमसे कहा है कि आप मैथ्स की तैयारी हमारी प्रारंभ कराइए। मैं इस तैयारी को लेकर के एक स्ट्रक्चर आपको पहले से भी प्रोवाइड कर चुका है। इसके पहले की जो वीडियो मैंने आपको दी थी, मैंने आपसे कहा था कि पहले आपको सवाल का नेचर समझना चाहिए। यह जो एग्जाम होगा आपको अप्रैल तक देखने को मिलेगा, तो अभी आपके पास वक्त है जिससे कि हम अपनी प्रैक्टिस प्रोसेस को, अपनी तैयारी को एक सही रूप दे सकें। मार्च अप्रैल की बात करें, मतलब मार्च से पहले आपको प्रिपरेशन पूर्ण कर लेनी है। हो सकता है मार्च अंत में ही पेपर हो जाए, तो फिर आपको उसी हिसाब से मतलब मानना है कि 50-60 का दिन का वक्त अपने पास, या 50 दिन का लगभग वक्त अपने पास है, जहाँ से हम इसको जो है अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हम प्रीवियस ईयर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसके स्ट्रक्चर को आपकी डिमांड पर, आपकी कनेक्टिविटी पर, ऐसा नहीं कि हम इफर्ट करें और आपका एग्रेशन कोई ना हो तो कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप लगोगे, जुड़ोगे, कंफर्म करोगे, वीडियोस को अपने अप्रोच दोगे, रीच दोगे, शेयर करेंगे, सब लाइक भी करेंगे, जो एक होता है ना कि अपना 1-to-1 कन्वर्सेशन होना चाहिए, मतलब हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तो दोनों को हित हो, दोनों का लाभ हो। तो अगर आप सही इसको रीच दे गए तो रियली मैं इस पर अच्छे से काम करूंगा और मेहनत करूंगा इस पर। तो सबसे पहले हम पीवाईक्यू से चलते हैं, जो आपका इसके पहले लेटेस्ट पेपर हुआ था, एनटीए ही कराया था। 2 अप्रैल 2023 को पेपर हुआ था। मैं 2 हिस्सों में इस सवाल को पूरा कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एक हिस्से में पूरा दे देना, थोप देना सही नहीं है। 2 हिस्से में कराऊंगा, क्योंकि 25 सवाल थे, तो 12-12 या 12-13 सवाल का हम एक पोर्शन हम लेने चल रहे हैं। तो आज के पहले सेशन में सब लोग जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जुड़ जाइए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, ये आप हमारे लिए कर दीजिए, बाकी ठीक है जो होता है। अब सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है सीधा सीधा, देखिए पार्टनरशिप का है, आप समझो सवाल में क्या कह रहा है। 3 पर्सन है, एक पी है, क्यू है, आर है, किसी एक व्यापार में साझेदारी करते हैं, मिलकर के व्यापार करते हैं। पी जो होता है कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता है, अंशदान करता है। क्यू जो है कुल पूंजी का 1/4, 1/4 अंशदान निवेश करता है। आर कुल पूंजी का 1/5 निवेश करता है, तथा जो एक यस है शेष धनराशि का निवेश करता है। साल भर के अंत में अगर उन सबको मिलाकर 6000 का लाभ हुआ है, तो उसमें यस का शेयर कितना था, यस को कितना पैसा मिला था। सुनिए, अब ऐसे में देखिए हमारे पास एक पूंजी थी। अब देखो जिस हिसाब से डेटा दिया है उस हिसाब से पूंजी को 1 मानना चाहिए। 1 का 1/3, 1 का 1/4, ऐसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बट मैं चाहूंगा कि आप कुल पूंजी को, जो हमारी कुल टोटल निवेश है, जो आपका कुल पूंजी है, उसको आप क्या मान लो, एक ऐसी संख्या जो प्रत्येक के हर को, देखिए इसमें 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, तो 4×5 20, 20×3 60, कुल पूंजी को हमने 60 मान लिया। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आप समझो, कंफर्म करिए। अब पहले देखिए पी ने क्या किया, इस कुल पूंजी का 1/3, 1/3, 1/3 × 60 कर दे तो 20 रुपए का निवेश। मान लीजिए पी ने कितने का किया, 20 का निवेश। हम क्यू की बात करें तो क्यू ने क्या किया है, 1/4 × 60 कर देते हैं तो 15 रुपए का निवेश किया है। करेक्ट है, आपके हिसाब से मैं सवाल को समझा रहा हूं, बहुत हम स्पीड से, बहुत भग कर कराना हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा यहाँ पर। आर ने जो किया है, आप बताइए, कुल पूंजी का 1/5, 1/5 × 60 कर दें, 12 रुपए का निवेश किया है, तो आर ने किया है 12 का निवेश। अब जो यस है, तीसरा पर्सन है, शेष का निवेश किया है, यस ने किया होगा। पहले शेष देखो कितना है, ये आपका 20, 10, 30, 5, 35, 35, 10, 45, 2, 47, 47 का निवेश हो चुका है। 13 का निवेश इसने किया होगा, 13 का। करेक्ट है। इनका जो निवेश का रेशियो होगा वो 20:15:12:13 है। इस प्रकार से इन लोगों ने निवेश किया है। इनके अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए तो कुल 60 ही है। 60 की तुलना कुल लाभ से कर ले, क्योंकि जिस अनुपात में आप निवेश करते हैं उसी अनुपात में आपको लाभ होता है। 60 बराबर हमने 6000 कर दिया। 1 बराबर 100 होगा, ठीक है, 100 से गुणा कर दीजिए, 60 को 6000 हो गया। हमसे यस का हिस्सा पूछा है, जिसका मान अनुपातिक रूप से देखिए कितना है, 13 है, तो 13 का मान यहाँ पर 1300 हो जाएगा। अर्थात कुल लाभ में यस का हिस्सा 1300 रुपए रहेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आप इस सवाल को ध्यान दीजिए, 1300 इसका राइट सोल्यूशन है, आपके सामने है। अगले सवाल पर चलते हैं। ये एलसीएम का सवाल है और ये अच्छा माना जाता है। इस सवाल को आप सोचो तो ठीक ठाक सवाल है। 3 घंटियां हैं, जो बीप की ध्वनि, मतलब एक ट्यून होता है, उसके बाद वो प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड की ध्वनि सुनाई पड़ती है अंतराल पर। प्रातः 10 बजे तीनों घंटियों में एक साथ बीप की ध्वनि सुनाई दी थी। तो ज्ञात कीजिए उसके बाद उन्हें कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड बाद तीनों घंटियां एक साथ बीप की ध्वनि पर आएंगी। ये बेल 1 है, ये बेल 2 है और ये बेल 3 है। तीनों इस समय बीप कर चुकी थी और इस समय सुबह के 10 बज रहे थे, 10 AM था। अब सुनिए स्थिति क्या है।
यह क्या करेगी, अगले 48 सेकंड बाद बीप करेगी, और यह क्या करेगी, अगले 72 सेकंड बाद बीप करेगी, और यह क्या करेगी, अगले 108 सेकंड बाद बीप करेगी। अब हमको वह समय, वह मिनट, वह सेकंड में बताना है जब वह लोग, प्रत्येक लोग फिर से ऐसे अलाइन हो जाए जैसे वहां पर अलाइन हुए हैं। इसके लिए एक संख्या सोचना है जो कि 48 से, 72 से और 108 से पूर्णतः डिवाइड हो, मतलब इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम अगर नहीं आता है तो फैक्टराइज करिए, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16, 48 3 की पावर 1। 72 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 2 8 9 72। 108 का मतलब होता है, आप इसको 36 गुणे 3 या ऐसे कह दीजिए कि आप, हाँ 12 9 108 कर सकते हैं, 12 9 से गुणा कर दीजिए तो 108 हो गया, या 27 गुणे 4 कर सकते हैं, मतलब 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 3 होता है 27, तो 108 हो जाएगा। अब जब कभी आपको एलसीएम करना होता है तो आपको प्रत्येक गुणनखंड है 2 ही प्रकार के, उनका अधिकतम उपयोग करना होता है। जैसे 2 की सबसे बड़ी पावर 4 है तो मैंने 2 की पावर 4 मतलब 16 लिया, और 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है तो 27 हुआ, तो 16 गुणे 27 हो गया। अब 16 गुणे 27 सेकंड लिख दो, यहाँ पर इतना सेकंड, ऐसे पूरा मत करिए, ऐसे रहने दीजिए, 16 गुणे 27 सेकंड है, करेक्ट है। इतने सेकंड बाद वो लोग बीप करेंगे। हम सबको पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ठीक है। आपको अगर कभी इसको सेकंड को मिनट में लिखना है तो आपको इसको 60 से भाग करना होगा। तो 16 गुणे 27 था हमें लिखने की, हम चाहते तो इसको प्रोडक्ट कर ले, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई जरूरत हमको दिख रही है। मैंने 60 से भाग किया मिनट में लाने के लिए। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, जैसे 3 से देखिए, 3 कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 3 9 बार होता है। अभी ऐसे रहने देते हैं, अभी रहने, 16 9 144 होता है, 144 को मैंने 20 से भाग किया, तो 20 सत्ते 140, 7 बार गया, मतलब 7 मिनट डन हो गया। 7 मिनट के बाद 4 मिनट और बचा है। अब 4 मिनट जो, सॉरी 4 सेकंड और बचा है, 4 सेकंड और बचा है, आप ध्यान से देखिएगा। अब इस सेकंड को हम डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि सेकंड ही तो अपना कॉन्सेप्ट है। अगर हम सोचे तो यहाँ पर हम कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ये फिलहाल हम लोगों के सामने स्थिति क्या है कि यहाँ पर हमने 16 गुणे 27 लिखा बटा 60 किया, हमने इसको काट दिया, 3 9 बार, 3 20 बार, 16 9 144 हुआ, 20 सत्ते 144, 7 20 सत्ते 144, 7 मिनट। अब इसके बाद अभी 4 आपका जो है, मतलब 7 बार गया ना, 7 बार जाने के बाद कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। या एक बार और थोड़ा अगर डाउट जैसे इस तरह के सवालों में बने तो आप ऐसे कर लिया करिए, जैसे पूरा कर ले, 16 सत्ते 112 होता है, कैरी 11, 16 दूना 32, 32 10 42, 1 43 होता है, 432 हो गया, बटा आप 60 कर दें क्योंकि यह सेकंड है। अब इसको अगर हम 60 से भाग करें, क्योंकि हमने काटा है तो यहाँ डाउट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 6 सत्ते 7 बार गया, 420 हो गया, मतलब अगर 60 से हम भाग कर रहे हैं तो 7 बार जाने पर 420 कवर हो गया, 7 6 सत्ते 42 होता है। 420 के बाद अभी 12 और बचा है, मतलब 7 मिनट और 12 सेकंड, ये 7 मिनट हो गया, और उसके बाद क्या बच रहा है, 12 सेकंड, क्योंकि अब 12 सेकंड अभी बचा हुआ, उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो 10 घंटे में आप 7 मिनट और जोड़ दो, 12 और सेकंड जोड़ दें, तो जाकर के सभी घंटियां एक साथ फिर से आपकी बीप करेंगी। इस सवाल का राइट सोल्यूशन हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। यहाँ काट देने से कंफ्यूजन हो जाएगी, मतलब हम एक बार सिंप्लीफाई कर दे, हालांकि 7 मिनट बन गया, बट 4 को लेकर के वही सामने प्रॉब्लम, कंफ्यूजन रहेगी। इससे बढ़िया है कि आप ऐसे ही कर लीजिए, पूरा एलसीएम निकाल करके सोल्यूशन करिए, दूसरा सवाल डन होता है। तीसरे सवाल पर आइए, देखिए क्या है। मान लीजिए कि एक दिन में 8 कार्य घंटे हैं, मतलब 8 कार्य घंटे का सेंस होता है जैसे किसी ऑफिस आवर की बात है, जैसे कोई ऑफिस 8 घंटे का है, आपने कोई जॉब ली और आपको 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है। एक ए जो है पहला पर्सन है, 1/3 कार्य 5 दिनों में पूरा करता है। इसका मतलब प्रतिदिन वह 8 घंटे काम करता है, काम के 1/3 हिस्से को 5 दिनों में पूरा करता है। जबकि बी क्या करता है, 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा करता है, मतलब उसी कार्य के उसी तरह से वो भी 8 घंटे काम करता होगा और उसके 2/5 हिस्से को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों द्वारा कार्य को पूरा करने में कुल कितने घंटे लगे, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में, कितने घंटे में कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आइए समझते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। हम आपको सबसे पहले बता दें, जो ए है, देखो 8 तो दोनों के लिए कॉमन है, कार्य घंटे हैं, वर्किंग आवर है। क्या करता है, 1/3 काम को, 1/3 काम को अगर वह 5 दिन में करता है, इसका मतलब ए जो है उस पूरे काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 15 दिनों में पूर्ण करेगा। जबकि बी की बात करिए, बी उस कार्य के 2/5 हिस्से को 10 दिनों में पूरा करता है, तो 2 पंचे 10 होता है, 5 पचे 25, बी उस पूरे काम को 25 दिनों में पूरा कर लेगा। अब ऐसे में हमको कार्य की एक ऐसी मात्रा बनानी है जो प्रत्येक से कट जाए, वह होगी 150।
25 छक्के 150, 15 धाम में 150, करेक्ट है। एक ऐसे संख्या, हालांकि हम 150 के अलावा हम 75 ले सकते हैं क्योंकि दोनों से कट जाएगा। यह टोटल वर्क हमने मान लिया, टोटल वर्क। अब हम कह रहे हैं कि ए 75 काम को 15 दिन में कर लेता है, इसका मतलब प्रतिदिन 5 काम करता होगा। बी 75 काम को 25 दिन में कर लेता है तो प्रतिदिन 3 काम करता होगा, करेक्ट है। अब अगर दोनों मिल गए, ए और बी दोनों मिल गए, तो 5-3 इनकी जो कैपेसिटी हो कितनी हो गई प्रतिदिन काम करने की 8। तो इन्हें जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा 75/8, 75/8, 75/8 दिन लगेगा। क्या लगेगा? दिन। लेकिन हम सबको पता है कि एक दिन में वो लोग 8 घंटे काम करते हैं, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। तो एक दिन में अगर 8 घंटे काम करते हैं तो कुल कितने घंटे काम करना है 8 से गुणा कर दीजिए। इसका मतलब कुल मिला के 75 घंटे उन लोगों ने काम किया होगा। दोनों मिलकर 75 घंटे काम करेंगे तो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। इस सवाल, तीसरे सवाल का राइट सोल्यूशन है जो आप लोग देख सकते हैं। आई होप आपको प्रोसेस और पैटर्न भी समझ में आया होगा। अब अगले सवाल पर चले आइए। ये देखिए, हमने कहा था ज्योमेट्री का ऐसा सवाल आपको फेस करने को मिलेगा। नीचे दी गई आकृति में 2 रेखाएं हैं, एक का नाम यल है, दूसरे का नाम क्या है? यम है। समांतर है। समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर भी जनरल जानकारी में जान लीजिएगा। यदि रेखाएं ए और बी अनुप्रस्थ हैं, मतलब ए जैसे जा रही है और बी जा रही, अनुप्रस्थ का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग है, दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब आपसे सवाल में कहा है यक्स का मान बता दो। देखो यक्स ए है। अब यहाँ थोड़ा विजिबिलिटी इशू है मेरे ख्याल से। अगर जैसे हम ये कह दें, पहली चीज यहाँ पर ये 70 है, ठीक है, तो ये भी आपका 70 ही हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से यहाँ 70 है। और यह कोण आपको, जैसे इसमें देखो एक डेटा दिया है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर विजिबिलिटी दिखाता हूँ क्योंकि मुझे एकदम से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्या दिया है। दरअसल मैं जो समझ पा रहा हूँ, एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करी, एक ऐसे प्रतिच्छेद करी है, ये 70 डिग्री आपको दिया है, यहाँ 50 डिग्री दिया है, करेक्ट है, यहाँ 50 डिग्री। अब आपकी जानकारी के लिए पहले मैं बता दूं, ये जो मान होगा, जैसे 70, जैसे अब 2 रेखाएं जब एक समांतर होती हैं और एक रेखा इनको तिर्यक प्रतिच्छेद करती है, हम दरअसल सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। यह कोण इसके क्या होगा बताइए? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। दूसरी तरफ अगर यह इसके इक्वल है और ये रेखा ऐसे जैसे क्रॉस कर रही है तो यह इसके बराबर होगा, जैसे यह इसके जाकर के बराबर हो जाएगा। बराबर इसलिए होगा क्योंकि जैसे यहाँ 50 था तो ये भी 50 होगा, ये भी। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है जिसे हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण के हिसाब से बराबर हो जाएगा, करेक्ट है। अगर यह 50 है तो यही रेखा तो बढ़ रही है, यह 50 है तो यह भी 50 हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर x है जिसे हमें फाइंड करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखें, हमें अभी जैसे इस समय हम चाहें तो यहाँ पर जैसे ए मान आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर एक कोण आपको दिया हुआ था जो कितना दिया था? 70 डिग्री दिया था। अभी 70 डिग्री का देखिए सेंस क्या है, इस रेखा ने ऐसे भी प्रतिच्छेद किया था, तो इस रेखा के हिसाब से अगर देखें तो यह कोण, जैसे यह कोण है और यहाँ पर एक रेखा और ऐसे भी प्रतिच्छेद हो रही है, यह 70 है तो यह भी आपका 70 हो जाएगा। ये भी वर्टिकली अपोजिट काम कर गया और ये तीनों मिलकर के एक लीनियर पेयर जनरेट करेंगे। कभी भी कोई रेखा है ना, तो रेखा पर, सीधी रेखा पर जितने कोण बनते हैं सबके मिलकर के 180 अंश बनाते हैं। ये 70 है, 50, 120, तो x का मान आपका 60 हो जाएगा। कैसे आया? 180 से मैंने 70 + 50 का जोड़ घटा दिया तो 120 घटेगा तो 60 डिग्री राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 60 डिग्री आप लोग नोट कर सकते हैं इस सवाल के लिए। लाइन एंड एंगल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का सबसे मतलब ऐसा इनिशियल पार्ट है जो आपको पढ़ना होगा। ट्रायंगल पढ़ना होगा, सर्कल पढ़ना होगा, हर तरह के सवाल आपको फेस करने को मिल सकते हैं। अगले पर आइए, ये त्रिकोणमिति का है अप्रोच। अब त्रिकोणमिति पर भी आपको काम करना चाहिए। जैसे सिंपल पूछा है 1 + सेक स्क्वायर 46 डिग्री - कॉट स्क्वायर 44 डिग्री। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए दरअसल हमको कुछ रिलेशंस कंफर्म में कर देता हूं तभी कर पाएंगे। एक तो साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा - टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ये रिलेशंस है कुछ जिसमें हम लोग को सेक और कॉट दिया है, सेक और कॉट दिया, इनका टर्म्स दिया है। यहाँ पर कोई ऐसी क्लियरिटी नहीं है। एक बात मैं जानता हूं, अगर मैं टैन को देखूं, कॉट को देखूं, तो कॉट और टैन का रिलेशन होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब जो टैन थीटा होता है वो कॉट 90 डिग्री - थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से साइन कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है
और सेक कॉसेक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आप इसको ऐसे रहने दो, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, कॉट की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 से क्या घटा दूं, 90 से क्या घटा दूं कि 44 हो जाए, तो 46 घटा देने पर 44 हो जाएगा। ऐसे करें, मतलब इस पूरे मान को कुछ परिवर्तन नहीं किया, बस 44 की जगह हमने 90 माइनस 46 कर दिया। अब 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा के कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा आपका tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर, थीटा की जगह यहाँ पर कितना लिखा था 46, सेक स्क्वायर 46 था, तो इसको भी लिखिए 46 माइनस यहाँ पर मैंने कहा tan स्क्वायर 46 हो जाएगा, tan स्क्वायर 46 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है। अब आपने देखिए यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस पूरे का मान 1 होगा और 1 प्लस में था ऑलरेडी, तो 1 कितना होगा 2। तो इसका राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन है, 2 इसके लिए करेक्ट है, आप लोग नोट कर सकते हैं। सभी त्रिकोणमिति के जितने भी वर्ग रिलेशन होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होते हैं, फंडामेंटल एंगल्स होते हैं, इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। इसको पढ़िए। अभी मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का सेशन लिया है, उसमें मैंने त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्चुअल ये पार्ट बताया है, आप चैनल पर देख सकते हैं, उस वीडियो को आप पढ़ लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए ये 5वां डन होता है। छठे पर आ जाइए। 21 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। 21 है, ध्यान से देखिएगा, 21 है, 24 है, 21 है, 24 है और 27 है। अब ऐसे भाई अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 8 7 के हिसाब से जा रहा है। समकोण त्रिभुज तो नहीं है क्योंकि पाइथागोरस के नियम को फॉलो नहीं करेगा। जब भी कभी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाएं तो इस समय हमारे पास हीरोन्स फार्मूला काम आता है, अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। मतलब जहां पर ए बी सी भुजाएं हैं और यस जो होता है यस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। करेक्ट है। ए का मतलब कितना है 21 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब चलिए इनको जोड़ लीजिए, देखिए कितना होता है। 21 24 25 होता, 21 24 कितना होगा 40 55, जोड़ लीजिए 20 20 40 20 60 60 67 4 71 1 72, जोड़ने पर कुल 72 बटे 2 करने पर 36 आ रहा है। हम इस पर लाके रख दें, लिखिए देखिए कितना हुआ 36, और 36 से हम 21 घटाएं, 36 से 21 घटाएं तो 15 होगा, 36 से हम 24 घटाएं 12 होगा, 36 से 27 घटाएं 9 होगा। अब जो डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो उसको हम सोचते हैं, जैसे यहां पर 36 का तो 6 होगा, इसका 9 होगा। इस पर सोचो क्या है, जैसे ये आपका 3 गुणे 5 है, वर्गमूल करना है, ये 3 गुणे 4 है। देखिए 4 का तो 2 होगा, 3 का भी 3 होगा, ये दोनों का 5 रह जाएगा। इसको देखिए 9 छंगे 54 या 9 त्रिक 27, 6 दूना 12, हाँ 12 गुणे 27 कर दें और रूट 5 कर दें, 12 गुणे 27 रूट 5 कर देते हैं। अब ऐसे में हमारा आंसर देखो कितना हो जाता है। जैसे अगर हम लोगों ने देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मतलब हम लोगों ने किया इन तीनों का जोड़, फिर से एक बार वेरीफाई करिए, 20 20 40 20 60 60 67 4 71 1 72 बटे 2 करने से 36 आ रहा है। मैंने यहाँ लिखा यस की जगह पर 36, यस माइनस ए, अगर हमने 36 से 21 घटाया, 36 से 21 घटाया तो 15 आया, लिख दिया 15। 36 से 24 घटाया, 24 12 36 12 लिख दिया। 27 9 36, 27 9 36 होगा 3, क्योंकि हाँ ठीक है 9 लिख दिया। वर्गमूल में चले तो 36, अब जैसे मीन्स क्योंकि उस वर्गमूल निकालना तो गुणा करने की नीड नहीं है। 36 का वर्गमूल 6 हुआ, 9 का 3 हुआ, ये देखो हमने यहाँ गलत लिखा था, 3 होगा तभी ये गलत आ रहा था। 9 का 3 क्योंकि उससे मैच नहीं हो रहा था, मेरे दिमाग में किसेट हो गया था। इसमें नहीं पूर्ण वर्ग नहीं है, 15 गुणे 12 180 होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन कुछ काम यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि 3 गुणे 5 कर ले, 3 गुणे 4 कर ले। 4 का वर्गमूल 2 है और 3 का 3 लिख दीजिए, 5 बच रहा है। 3 3 9 दूना 18 छक्के 108, 108 होगा, ये काट दीजिए 108 होगा और 5 बचा हुआ है 108 रूट 5, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है राइट सोल्यूशन के रूप में। आप सभी लोग उतार लीजिए, छठे सवाल का सही हल 108 रूट 5 है। अगले सवाल पर आइए। यक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है, यक्स का 20% निम्नलिखित में से क्या होगा। लिखा है यक्स का 8% बराबर वाई का 4%, तो आप यहां ऐसे पॉइंट कर दीजिए, खत्म हो गया। मतलब आप लिख सकते हैं 2x बराबर वाई,
ये ऐसे लिख दो, x अपान वाई इज इक्वल टू 1/2। करेक्ट है। x अगर 1 है तो y 2 है। अब सिंपल देखिए क्या करें, x का 20%, x का 20%, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर ये मान लीजिए आपका 100 है, ये आपका 200 होगा, ठीक है। अब अगर इसका 20% करेंगे तो 20 ही होगा भाई, x का 20% करिए कितना होगा, 20 होगा। y के साथ कैसे रिलेट करेगा, अगर हम इसके 20% की बात कर रहे हैं तो 20 होगा, और यह 20 y के साथ कैसे कनेक्ट करेगा भाई, अगर हम इस 20 को y के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वह कितना होगा, तो हम लिख दें 20 गुणे 100/200, 200 का मतलब y, तो यहां पर जैसे हमने काटा तो 10 हो जाएगा, तो y का 10% है, y का 10% है। जो x का 20% है, y का 10, वैसे भी उल्टा मतलब डबल ही हो रहा था ना, जैसे x y का डबल था, वो हाफ था, तो y x का डबल था, तो अगर x का 20% है तो y के 10% के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर y का 10% होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है। राइट सोल्यूशन हम लिख सकते हैं ऐसा। कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एक है और x स्क्वायर माइनस 9 है। इसका एचसीएफ पूछ रहा है, मासा। मासा मतलब वह कामन संख्या जो प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे। अब दो आपको बीजगणितीय समीकरण दिए हैं, जिसमें अगर आप इसको सोचो तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, मतलब x का वर्ग है और 3 का वर्ग है। आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं, मतलब x प्लस 3 और x माइनस 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड। पहला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जब भी हल करना हो तो इस लास्ट टर्म कांस्टेंट को लाइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बना लीजिए, 15 हो गया। 15 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनका जोड़ या घटाव 2 हो, 5 गुणे 3 कर दीजिए, 5 से 3 घटेगा 2 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखिए 5 माइनस 3 गुणे एक्स माइनस 15, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। एक्स कामन कर लो, एक्स प्लस 5 हो गया, माइनस 3 कामन कर लो, एक्स प्लस 5 हो गया बराबर 0। एक्स प्लस 5 रहेगा और एक्स माइनस 3 रहेगा, और यहाँ पर एक्स प्लस 3 है और एक्स माइनस 3 है, तो कामन दोनों में क्या है, एक्स प्लस 3 है, सॉरी कामन दोनों में क्या है, एक्स माइनस 3 है। एक्स माइनस 3 इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो कि एचसीएफ होगा, मासा होगा। वह फैक्टर है जो दोनों में उभयनिष्ठ अर्थात दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। इसका कितना है, सी ऑप्शन है। अगला, 5 अंकों की सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो 88 से विभाज्य हो जाए। ध्यान सुनिएगा, जो संख्या 88 से कटेगी वह 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, 11 से कटेगी और 8 से कटेगी। कोई संख्या अगर 8 से तभी कटेगी जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तभी वह संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। अंतिम 3 अंक, अब अंतिम 3 अंक 8 से कौन से अच्छा 11 का भी नियम है, पहले तो अंतिम 3 अंक से ही चेक कर लो। ये 12 है, 12 थोड़ी 8 से कटता है, यह 88 है, कट जाता है, ये भी कट जाएगा, 8 दूना 16, ये नहीं कटेगा। अब इन्हीं दोनों को लेकर डाउट है, क्योंकि इनके अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, इसके भी अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा है, तो बी और सी में कोई उत्तर होगा, लेकिन उसके लिए 11 की भाज्यता देखनी होगी। 11 की भाज्यता क्या होती है कि अल्टरनेट डिजिट, जैसे यहां शुरू करिए 8 0 1, कितना हो गया 9, और यहां पर 8, 9 और 8 का डिफरेंस क्या 0 है या 11 से कटने वाली संख्या नहीं है। अब बचा 10,032। अब हमने देखा कि इसका जोड़ किया तो 3 आया, इसका जोड़ किया तो 3, 3 का डिफरेंस 0 होता है, 11 से कट जाएगा, तो सी ऑप्शन 10 0 32 यह 88 से विभाज्य होगा, क्योंकि यह 8 से भी विभाज्य हो जाएगा और 11 से भी विभाज्य होगा। तो राइट सोल्यूशन है, मतलब डिविजिबिलिटी सारी पढ़नी है आपको। 78 पर आपको फोकस करना होगा, 72 पर करना होगा, 99 पर करना होगा, छोटी छोटी डिविजिबिलिटीज को तैयार करना होगा। तो आइए देखिए अगला सवाल क्या है। ये सिंपल सरलीकरण का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन पर सवाल आपको बोर्ड मास पर भी फेस करने को मिल सकता है, आपको सर्ट्स पर भी मिल सकता है, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले पर मिल सकता है। हालांकि ये सवाल आपका सिंपल बोर्ड मास पर है। लिखा क्या है, 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट है 28 माइनस करली ब्रैकेट है 37 माइनस लिखा है छोटे ब्रैकेट में 15 माइनस पी, छोटा क्लोज, मझला क्लोज और बड़ा क्लोज बराबर 58 है। आपसे पी का मान पूछ रहा है, क्या होना चाहिए। अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम नियम के हिसाब से सबसे पहले छोटा तोड़ते हैं, फिर मझला तोड़ते हैं, फिर बड़ा तोड़ते हैं। प्लस माइनस में अगर पहले बात करें तो पहले का होता है, फिर भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ घटाना होता है।
आइए इसको थोड़ा ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस 37 से 15 घटेगा, कितना हो जाएगा, 7 से 5 2 होता है और 3 से 1 2, तब 22 हो जाता है। 22 15 37 होता है। माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पर स्थिति हो गई। अब ये फिर माइनस है तो 28 से फिर 22 घटेगा 6 और 28 से पी होगा माइनस पी। करेक्ट है। अब ये स्थिति है। अब 45 करेगा इसको ब्रेक। 45 से जब करेंगे 45 से 6 39 हो गया प्लस पी हो गया और बराबर वहां पर क्या है 58 है। तो पी का मान देखिए क्या हो जाएगा, 18 से 9 9 होता है और 4 से 3 1 होता है 19। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट सोल्यूशन देखिए डी ऑप्शन है जो कि 19 है। करेक्ट आंसर है। सिंपल थोड़ा सा अप्रोच बनाना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सवाल हल हो जाता है। सवाल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि घन की प्रत्येक किनारे को दुगुना किया जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय में सरफेस भी होता है, चारों सतह भी होती है और सभी सतह भी होती है, लेकिन सबके लिए एक ही परिणाम होता है। घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सतत का नियम लगाइए, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए। जैसे हम 1 से 2 हो रहे हैं, 1 से 2 हो रहे हैं, बस सिंपल समझ रहे हैं। तो आपको इसने कहा कि प्रतिशत की वृद्धि, मतलब 1 से हम 4 हो रहे हैं। अगर हम 1 से 4 हो रहे हैं, अच्छा मैं 2 बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है सतह का क्षेत्रफल a वर्ग होगा और अगर चारों सरफेस की बात होगी 4a वर्ग होगा और सभी 6 सरफेस की बात होगी 6a वर्ग होगा। दरअसल जो घन होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो भी घन बनेगा उसकी सभी भुजाएं बराबर। आयतन में परिवर्तन होता तो यहाँ सभी भुजाओं का दिया हो तो हम 3 बार इसी चीज को करते। 1 से 4 हुआ मतलब 4 गुना हुआ। अगर सवाल में पूछा होता कितने गुना हो रहा है तो 4 गुना, बट परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे, 3 बढ़ रहा है किस पर, 1 पर। तो हम लिखेंगे 3 गुणे 100/1, मतलब 300% की वृद्धि होगी, जो कि किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। इसको नोट कर लीजिएगा कि आपको कभी भी जैसे आपको दिया जाए 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब होता है 100% की वृद्धि, 100% की वृद्धि। अगर कभी दिया 3 गुना तो 3 गुना का मतलब होता है 200% की वृद्धि। इसी प्रकार से जितना गुना दे उसमें से 1 घटाकर 100 से गुणा कर दें, उतने % की वृद्धि होती है। जैसे यहां पर हमने देखा 4 गुना हुआ था, 4 में 1 घटाइए 3 गुणे 100 करिए, 300% की वृद्धि देखने को मिलेगी। सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। सवाल क्या है, सिंपल है। देखिए आपको दिया है x + 1/x बराबर 9, x³ + 1/x³ का मान पूछा है, तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड आना चाहिए। दोनों पक्षों का घन, मतलब दोनों पक्षों का घन करें। x + 1/x का होल क्यूब कर दें बराबर 9 का होल क्यूब कर दें, तो हो जाएगा x³ + 1/x³ प्लस थ्राइस ab मतलब x इंटू 1/x, तो a + b मतलब x + 1/x बराबर 9 का क्यूब होता है 729 ना। चलो यही मान आपको निकालना है, इस पर काम कर लीजिए। यह हो जाएगा x³ + 1/x³ प्लस ये हुआ 3 और x + 1/x का मान कितना होता है 9। यहां पर आपका 729 है। ठीक है, 9 × 27, 27 घटा दें, 27 जब इससे घटाएंगे तो 700 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 702 इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, डी ऑप्शन में आपके सामने है। तो कंफर्म कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके लिए सही आंसर है, सही सोल्यूशन है, 12वां आपका डन होता है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा, इतना कंफर्म कर लीजिए। अगले सेशन में इसका जो बचा भाग होगा इस सेट का, उसको मैं पूर्ण करा दूंगा। बाकी आप अपनी डिमांड रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रही चीजें तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात करता हूँ, हाँ, इस कमिटमेंट के साथ कि आपका पूर्ण करा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।